नमस्ते मित्रों। पिछली कक्षा में हमने बात की थी भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। बात की थी हमने भाषा, विचार, अभिव्यक्ति, का मौखिक एवं लिखित माध्यम, मौखिक एवं लिखित माध्यम भाषा कहलाती है। उसके बाद में हमने बात की थी लिपि के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, जो प्राचीन ब्राह्मी लिपि से जुड़ी हुई है। ब्राह्मी लिपि से ही कौन सी लिपि बनी? देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि का ही हम हिंदी भाषा के अंदर और संस्कृत भाषा के अंदर इसका उपयोग हम करते हैं, देवनागरी लिपि का। उसके बाद में हमने बात की थी व्याकरण के बारे में। व्याकरण जो है, भाषा का व्याकरण होता है, बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। इस प्रकार से हमने विस्तृत बातें की थी। इसी कड़ी में आज बात करेंगे हम शब्द शक्ति के बारे में। इसके बारे में शब्द शक्ति, शब्द शक्ति की शब्द शक्ति से शब्द की शक्ति, शब्द में निहित शक्ति, शब्द में निहित शक्ति जो उसके अर्थ को प्रकट करती है, जो उसके अर्थ को प्रकट करती है, वही शब्द शक्ति। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके द्वारा शब्द का अर्थबोध होता हो, शब्द का अर्थबोध होता हो, वह शक्ति क्या कहलाएगी? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति समझने से पहले हमें तीन प्रकार के शब्दों के बारे में समझना पड़ेगा। तीन प्रकार के शब्दों के बारे में समझना पड़ेगा, जैसे व्यंजक, लक्षक, व्यंजक, लक्षक, और एक शब्द है वाचक। कौन सा है? वाचक। वाचक है, लक्षक है और व्यंजक है। वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक यानी वाच्यार्थ, लक्षक लक्ष्यार्थ, और तीसरा जो है वो है व्यंजक व्यंग्यार्थ। क्या तात्पर्य इन तीनों का, वो समझिए आप आराम से। वाचक शब्द वाच्यार्थ, लक्षक लक्ष्यार्थ और व्यंजक व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ का अर्थ है पढ़ने पर समझ में आने वाला शब्द, वाच्यार्थ। इसमें किसी सीधा पढ़ते ही आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें किसी को लक्ष्य करके इसका अर्थ जो है वो निकाला जाएगा। और तीसरा आपके है व्यंग्यार्थ,
इसमें किसी व्यंग्य के माध्यम से जो है आपके बात समझ में आएगी। इसमें लक्ष्यार्थ किसी लक्ष्य करने पर और इसमें व्यंग्य करने पर। इसमें लक्ष्य, प्रयोजन, इस प्रकार से जो है वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। कौन से शब्द है? पहला है वाचक, लक्षक और व्यंजक। 3 प्रकार के शब्द है, 3 प्रकार का उनके अर्थ है और 3 प्रकार से उनको जो है समझा जाता है। अब ये तो हुई बात इन शब्दों की। अब हम बात करेंगे वाच्यार्थ की। शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ ही क्या कहलाता है? वाच्यार्थ। ये आपको शब्द जो है पढ़ते ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लक्ष्यार्थ लोक प्रसिद्ध अर्थ नहीं होगा, ये आपको इसका किसी प्रयोजन या किसी खास शब्द के आधार पर आपको इसको समझना पड़ेगा। और व्यंग्यार्थ जो है इसमें आपको इन दोनों का उपयोग न होते हुए भी किसी तीसरे शब्द को काम में लेकर इसका अर्थ जो है आप द्वारा निकाला जाएगा। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो शब्द शक्तियाँ जो है 3 प्रकार की है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की। पहली है अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरी है व्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। वाच्यार्थ किससे संबंधित होगी? अभिधा शब्द शक्ति से, जिसमें आपको अर्थ पढ़ते ही समझ में आराम से आ जाएगा। लक्ष्यार्थ लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरा आपके व्यंग्यार्थ जो है वो व्यंग्य करने पर व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब अभिधा, लक्षणा, व्यंजना को समझने से पहले हमें 3 प्रकार के शब्दों को समझना पड़ेगा। ये देख लीजिए आप एक बार। तो प्रथम बात करते हैं हम अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति की बात करते हैं। अभिधा से क्या तात्पर्य है? मैंने आपको बताया था, आसानी से ऐसा वाक्य होगा जो आपको पढ़ते ही आसानी से समझ में आ सके। और अभिधा शब्द शक्ति, इसके अंदर 3 प्रकार के शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। पहला शब्द है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, रूढ़ शब्द का यह तात्पर्य है कि ये किसी न किसी रूप में रूढ़ हो चुके हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई इसका पता नहीं, और वो किसी न किसी रूप में रूढ़ हो चुके हैं। अब जैसे घोड़ा, जैसे गाय, जैसे मंडप, ये सब जो है रूढ़ शब्द हैं। ये किसी न किसी रूप में निश्चित हो चुके हैं और इनका अर्थ जो है निकलता है। एक है यौगिक। यौगिक वे शब्द जो योग से बने हैं, जैसे विद्यालय, जैसे वाचनालय, वाचनालय, जैसे शारीरिक,
जैसे शारीरिक, जैसे अन्न जल आदि। बात की थी हमने, कुछ शब्द ऐसे हैं जो निश्चित है, रूढ़ का तात्पर्य है निश्चितता से। जैसे चिड़िया रूढ़ शब्द, नामकरण कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी हमें जानकारी नहीं, लेकिन बस हम घोड़े को घोड़ा कहते हैं, गाय को गाय कहते हैं, चिड़िया को चिड़िया कहते हैं, ये रूढ़ शब्द हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात है नहीं। लेकिन यौगिक शब्द भी अभिधा शब्द शक्ति में काम में आते हैं। और यौगिक शब्द का तात्पर्य है कोई भी ऐसे दो शब्द, कितने शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, और उनका जो है उस शब्द के दो टुकड़े भी होते हैं, विद्यालय, विद्याधन आलय, वाचनालय, इस प्रकार से उनको यौगिक शब्द हम कहेंगे। तीसरा शब्द है योग रूढ़, जो योग से तो बना है, लेकिन किसी एक चीज के लिए निश्चित हो गया। एक शब्द जो है उसके अर्थ तो अनेक निकलते हैं, लेकिन किसी एक के लिए निश्चित हुआ है। जैसे पंकज शब्द है, कौन सा शब्द है, पंकज। क्या अर्थ होता है पंकज का, पंक यानी कीचड़, पंक यानी कीचड़, और ज अर्थात जन्मा हुआ। किसमें जन्मा हुआ, कीचड़ में जन्मा हुआ। तो देखिए कीचड़ के अंदर तो विभिन्न प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है, लेकिन हम जो है केवल कीचड़ में पंकज शब्द जो काम में लेते हैं वो केवल किस लिए लेते हैं, कमल के पुष्प के लिए। किसके लिए, कमल के पुष्प के लिए। क्या कारण है इसका, कि ये शब्द जो है योग रूढ़ है, किसके अर्थ में, कमल शब्द के अर्थ में। कौन सा शब्द, पंकज। क्या अर्थ होता है, कीचड़ में जन्मा हुआ, कीचड़ में जन्मा हुआ, तो पंकज यानी कमल शब्द। अब ये योग रूढ़ है। ऐसे ही हम एक दूसरे शब्द की बात करते हैं। दूसरा शब्द है आपके जैसे दशानन। अब देखिए दश आनन हो जिसके, देखिए दशानन शब्द हर उस व्यक्ति के लिए हम काम में ले सकते हैं जिसके 10 सिर हो, 10 सिर हो, आनंद सिर हो, उसके लिए हम काम में ले सकते हैं। लेकिन केवल और केवल हम दशानन शब्द केवल किसके लिए काम में लेते हैं, रावण के लिए। कारण ये किस शब्द का उदाहरण है, योग रूढ़ का। किसका उदाहरण है, योग रूढ़ का। जैसे पंकज है वैसे ही आपके दशानन शब्द को भी हमने किसके तात्पर्य अर्थ में लिया है, रावण के अर्थ में। तो इस प्रकार से अभिधा शब्द शक्ति में 3 प्रकार के शब्दों से सामान्य वाक्य जो है बनते हैं, रूढ़ शब्दों से, यौगिक शब्दों से और योग रूढ़ शब्दों से। रूढ़ शब्द से, यौगिक शब्दों से और योग रूढ़ शब्दों से। आगे बढ़े इसमें, ठीक है, चलिए। शब्द के प्रथम वापस हम किसकी बात कर रहे हैं, अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति की, शब्द के
वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का क्या तात्पर्य मैंने बताया था आपको। वाच्यार्थ शब्द के वाच्यार्थ का, शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति। पढ़ते ही अर्थ जो है वो हमें समझ में आएगा। जैसे देखिए, राम अच्छा लड़का है। पढ़ते ही हमें सीधा सीधा अर्थ इसका समझ में आ रहा है कि राम जो है वो एक अच्छा लड़का है। अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत इसको हम पढ़ सकते हैं। इसका ये उदाहरण है कि वाच्यार्थ, शब्द के वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति, यानी कि जैसे ही आप पढ़ोगे आपको सीधा सीधा उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। यह है आपका अभिधा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का तात्पर्य यही है कि इन 3 प्रकार की शब्द शक्तियों से हमें विभिन्न प्रकार की शब्द के अलग अलग चमत्कार उत्पन्न करने के लिए हम शब्द शक्ति का उपयोग करते हैं। शब्द शक्ति का ज़्यादा उपयोग वहाँ कहाँ होता है? सर्वप्रथम हुआ है उपयोग काव्य में, कि काव्य पढ़ने के लिए जो है आनंद की जो प्राप्ति करनी होती है, और उस आनंद प्राप्ति में आनंद की प्राप्ति सामान्य शब्दों से हमें नहीं हो सकती। हमें आनंद प्राप्ति, अगर काव्य में आनंद प्राप्ति चाहिए तो उसके अंदर जो है हमें विभिन्न प्रकार के रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, इनका उपयोग करते हैं। और इनका उपयोग करने के बाद जो शब्द जो है उसका एक चमत्कारिक अर्थ जो है हमें प्राप्त होता है। उसके अंदर, शब्द के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है, और उसी चमत्कार को उत्पन्न करने के लिए हमें शब्द शक्तियों का उपयोग करना पड़ेगा। पहली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ, आपको पढ़ते ही उसका अर्थ का बोध जो है अपने आप स्वयं हो जाएगा, राम अच्छा लड़का। दूसरी शब्द शक्ति की यदि हम बात करें तो वो है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें आपको पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? लक्षणा शब्द शक्ति, इसमें हमने वाच्यार्थ के आधार पर, लेकिन इसमें मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर कोई दूसरा अर्थ लगाया जाएगा। कोई दूसरा अर्थ, इसके मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी, यानी आपको पंक्ति पढ़ते ही आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। और उसके बाद में जो दूसरा अर्थ से जो है इसका अर्थ हमें ज्ञात होगा, इसे ही हम कहेंगे लक्षणा शब्द शक्ति। ये तो हुई इसकी परिभाषा की बात। अब इसके भेदों की चर्चा करते हैं। अभिधा के कोई भेद नहीं थे, केवल 3 प्रकार के उन शब्दों का उपयोग था। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। लक्षणा शब्द शक्ति के कुछ भेद हैं, हम उन भेदों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से भेद हैं? एक तो है रूढ़ा लक्षणा, एक है प्रयोजनवती लक्षणा। क्या होते हैं ये बात करते हैं विस्तृत विस्तार में। दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। क्या है परिभाषा? परिभाषा मैंने अभी आपको बताई थी। इसके मुख्यार्थ में क्या उत्पन्न होगी?
जो मुख्य अर्थ होगा उसमें बाधा उत्पन्न होगी, मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होगी। बाधा उत्पन्न होने पर कोई दूसरा अर्थ जो है इसका काम में लिया जाएगा, या दूसरा अर्थ जो है उससे हमें पता चलेगा, इसको समझने में हमें आसानी होगी। लक्षणा शब्द शक्ति को, इसके मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी। इसके मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी। जैसे देखिए, अब है इसके भेद। लक्षणा शब्द शक्ति अभिधा हो गई, दूसरी है लक्षणा, और लक्षणा के अब भेद की चर्चा करते हैं। इसका पहला भेद हम कह सकते हैं रूढ़ा लक्षणा। किसी प्रचलित रूढ़ि के आधार पर शब्द का अर्थ लगाया जाएगा, या परंपरा से चलती हुई कोई लोकोक्ति, कोई मुहावरा, उसके द्वारा जो है इसका अर्थ ज्ञात किया जाएगा। इसीलिए इस भेद का नाम है रूढ़ा लक्षणा। देखिए उदाहरण इसका, उदाहरण क्या है रूढ़ा लक्षणा? उदाहरण देखिए, उदाहरण है भारत जाग उठा। क्या है ये? उदाहरण है भारत जाग उठा। बताइए आप ही कि भारत के जगने से यहाँ क्या तात्पर्य है? कौन जगा? भारत जगा। भारत जो है स्वयं एक देश है, और यहाँ भारत के जगने से तात्पर्य भारत वासियों के। कौन जगे भाई? भारतवासियों के जगने से तात्पर्य है। भारतवासियों के जगने से। कौन जगा? भारतवासी जगे। राजस्थान जाग उठा। राजस्थान नहीं जागा, राजस्थान में निवास करने वाले लोग जो है वो जाग उठे हैं। भारत में रहने वाले लोग जो है उनके अंदर जागृति आई है। तो पहली एक बार पढ़ते ही भारत जाग उठा हमें आसानी से इस वाक्य का जो है समझ में नहीं आया, लेकिन हमने दूसरी बार बात की, यहाँ पर कौन जागे? भारत नहीं जागा, भारतवासी जागे, भारत में रहने वाले लोग जागे। तो बात हमने यहाँ कौन सी शब्द शक्ति की कर रहे हैं? रूढ़ा लक्षणा की। यहाँ पर इस रूढ़ अर्थ को हमने जो है बताया है किसके माध्यम से? प्रथम दृष्टिया पढ़ते ही बात समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर किस में बाधा आएगी? मुख्य अर्थ में बाधा आएगी। मुख्य अर्थ में बाधा आने पर हम किसी विशेष प्रयोजन, किसी लक्ष्य से जो है बात करेंगे, और तो फिर ये जो है आपके शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति में रूढ़ा लक्षणा। एक है आपके इसके अंदर दूसरा भेद प्रयोजनवती लक्षणा। दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद है प्रयोजनवती लक्षणा। किसी प्रयोजन को लेकर हम बात कर रहे हैं। प्रयोजन देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। हमने किसी विशेष प्रयोजन को लेकर यहाँ बात की है, सामान्य अर्थ नहीं, विशेष प्रयोजन को लेकर हम यहाँ बात करेंगे। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब वीरता की किसके साथ? वैभव के साथ। क्या बताया गया है यहाँ पर? सगाई नहीं, यहाँ बताया गया है संबंध। क्या बताया गया है? संबंध बताया गया है वीरता का वैभव के साथ। किसके संदर्भ में? झांसी की रानी के संदर्भ में। तो यह है आपके प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण। तो कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति। कितने भेद? दो भेद है इसके। रूढ़ा लक्षणा, भारत जाग उठा।
प्रयोजनवती लक्षणा, विशेष प्रयोजन को लेकर बात की जाएगी यहाँ पर, और उसके बारे में बात करते हैं तो हम प्रयोजनवती लक्षणा के संदर्भ में। अब इसके दो भेद और बात करते हैं हम, दो भेद इसके और है। अगला है, एक है लक्षण लक्षणा। क्या तात्पर्य है लक्षण लक्षणा से? इससे पहले दो भेद के बारे में हमने बात की थी। कौन से भेद थे? रूढ़ लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब बात कर रहे हैं हम इसके दो अन्य भेदों की, एक है लक्षण लक्षणा और एक है उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा इसके अंतर्गत जो है, इस शब्द शक्ति में किसके अंतर्गत आएगी ये शब्द शक्ति? लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। क्या है उदाहरण इसका? इसका उदाहरण देखिए लक्षण लक्षणा का। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभथल में। खेल रही थी जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी। अब देखिए यहाँ पर किसके खेलने की बात हो रही है? किरणों के। किरणें जो है वो खेलती नहीं है। वैसे यहाँ पर कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है? मानवीकरण। कौन से अलंकार? मानवीकरण। जब भी हम प्राकृतिक या प्राकृतिक कोई भी वस्तुओं को जो है मानव के सदृश जो है हम उनको गुण प्रदान करते हैं तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? मानवीकरण अलंकार कहलाता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मानवीकरण अलंकार। और किसके कारण क्या कर रही थी? खेल रही थी। उपस्थित है केवल। और यहाँ पर अर्थ जो है सीधा सीधा लक्षण करके लक्षण लक्षणा का ये उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। अब है उपादान लक्षणा। इसके अंदर जो है आपके लक्ष्यार्थ भी होगा, लक्ष्यार्थ के साथ साथ वाच्यार्थ भी होगा। क्या है उदाहरण इसका? जैसे देखिए हाथ पैर बचाते हुए, हाथ पैर बचाते हुए कार्य कीजिए। हाथ पैर बचाते हुए कार्य कीजिए। पढ़ा, समझ में नहीं आया, पढ़ते ही किसको बचाते हुए बात की जा रही है? हाथ पैरों को। क्या यहाँ पर केवल हाथ पैरों को बचाना है? नहीं, हाथ पैर के साथ साथ यहाँ एक तो शरीर को, पूरे शरीर को बचाने की बात की जा रही है और साथ में किसको? हाथ पाँव को या हाथ और पैर को बचाने की बात